स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के साथ सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम बताएंगे दोस्तों, आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव को लेकर बिहार चुनाव 2025 के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को मिली है बड़ी जीत। दोस्तों बताएंगे आरजेडी के नेता सोनू राय की जीत के बाद जबरदस्त तरीके का जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। बताएंगे कौन कौन से नेता मैदान में उतरे थे। दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी किया था वोट देने का अपील। दोस्तों इसके बाद चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। बताएंगे बैलेट पेपर से हुए चुनाव में किस तरीके का रहा पूरा मामला। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। चलेगी उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की राजनीति में हराना है तो बिहार का एक बड़ा योगदान होगा और बिहार के बिना ऐसा करना संभव नहीं दिखाई देता और इसीलिए बिहार के अंदर परिवर्तन की शुरुआत साफ तौर पर केंद्र में परिवर्तन करवाएगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद अब इंडिया गठबंधन के पास मौका है वापसी का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भोजपुर और बक्सर के एमएलसी उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों यानी विधान परिषद की एक सीट को लेकर उपचुनाव करवाएगा। उपचुनाव उस दौर में करवाया जा रहा है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पूरी तरीके से सरकार है। दोस्तों नीतीश कुमार चेहरा नहीं है बल्कि सम्राट चौधरी चेहरा बन चुके हैं। इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि अब जो चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा। दोस्तों क्योंकि बिहार के लोग अमूमन नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते थे जिसका फायदा बीजेपी के लोग लूटते थे। दोस्तों और बीजेपी के लोग सत्ता में बने हुए थे, लेकिन अब बीजेपी का चेहरा सम्राट चौधरी है तो क्या आम जनता और क्या लोग अब बीजेपी को वोट देंगे। दोस्तों क्योंकि भाजपा को बिहार के लोग पसंद नहीं करते, ये बात सबको पता है क्योंकि आज तक इतिहास में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के आसपास भी नहीं भटकी है। दोस्तों इसीलिए बिहार में बिना नीतीश के बीजेपी की कितनी ताकत है इसका पूरी तरीके से आज जांच हुआ। अपडेट ये है दोस्तों की जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 354 वोटों से हराकर भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के अंदर विधान परिषद उपचुनाव यानी एमएलसी की सीट पर आरजेडी के नेता ने भारी जीत हासिल की है। दोस्तों आरजेडी के नेता सोनू कुमार राय जीते हैं और बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव के दौरान 97.96% के आसपास वोट डाला गया था। दोस्तों यानी लगभग सबने वोट डाल दिया था और महागठबंधन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार के बिना बीजेपी को तो कभी स्वीकार करेगी नहीं। और ये मामला इसलिए बड़ा था दोस्तों क्योंकि राधा चरण सेठ जो वरिष्ठ नेता थे उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक बन गए थे राधा चरण सेठ, तो उनके बेटे कन्हैया प्रसाद यानी सेठ के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया था। दोस्तों और ये सीट जनता दल यूनाइटेड की थी और आरजेडी को जैसे तैसे ये सीट लेनी थी, तो आरजेडी ने यहाँ पर सोनू कुमार राय यानी पूर्व एमएलसी लाल दास राय के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने सिर्फ जीत हासिल नहीं की दोस्तों बल्कि एनडीए गठबंधन के हौसले को पूरी तरीके से तोड़ दिया। त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीयू के बागी मनोज कुमार उपाध्याय भी मैदान में उतरे, लेकिन नतीजा आरजेडी ने एक तरफा अपने पक्ष में किया। दोस्तों आरजेडी के उम्मीदवार सोनू राय ने मजिस्ट्रेट से कई मामले को लेकर नोकझोंक भी की दोस्तों, और बड़ा कारण यह था कि मजिस्ट्रेट कोशिश कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे जनता दल यूनाइटेड के खाते में चले जाए, यानी जनता दल यूनाइटेड को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजिस्ट्रेट से भिड़ जाते हैं आरजेडी के नेता, जिसे माहौल काफी ज्यादा हंगामे वाला दोस्तों हो जाता है, बहसा बहसी वाला हो जाता है और अंत में 97.96% मतदान के बाद आंकड़े सामने आते हैं तो 354 वोटों से सोनू कुमार राय चुनाव जीत जाते हैं। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान इनके लिए वोट मांगा था और इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ में सोनू राय को दाने की मांग की थी। दोस्तों ऐसे में एमएलसी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के अंदर भी अब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। दोस्तों ऐसे में इंडिया गठबंधन को हर एक सीट पर इसी तरीके से दबदबा दिखाना पड़ेगा और बड़ी बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन के लिए मौका है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई है। दोस्तों यानी एक और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की सामाजिक न्याय की राजनीति है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर सामने नहीं होंगे तो इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना बहुत ज्यादा है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों के अंदर 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। दोस्तों आयोग का ये कदम मतदाता सूची के अद्यतन और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोस्तों चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण के तहत कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, यानी एसआईआर पहले देश के 12 राज्यों में कराए जा चुके हैं दोस्तों और बाकी राज्यों के अंदर अब कराए जा रहे हैं और ऐसे में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर ये ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में चुनाव आयोग के अनुसार उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा के अंदर में ये विशेष गहन पुनरीक्षण का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। यानी अगले 5 राज्य के चुनाव के अंदर जो वोट के लिए जाएंगे दोस्तों उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम है, यहाँ पर भी अब कराया जा रहा है एसआईआर, और उत्तराखंड का भी नाम है, यहाँ पर भी एसआईआर कराया जा रहा है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें
विपक्ष के कुछ नेता खासकर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एसआईआर करवा के ये देश की नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के उन बयानों पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम एसआईआर के बाद उठा रही है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर मोहर लगा रही है दोस्तों और नागरिकता की तरफ ही ले जा रही है। क्योंकि एक और नया मामला सामने आता है, एसआईआर को मिली चुनौती। बंगाल और बिहार के अंदर सामाजिक कल्याण योजना से हटाए गए नामों को बाहर करने का फैसला लिया गया है। यानी एसआईआर के आधार पर दो राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर जो कल्याणकारी वितरण प्रणाली थी उसका डेटा एसआईआर के साथ मैच करा के डुप्लीकेट और मृत और अपात्र लोगों को पहचाना जा रहा है दोस्तों। यानी जो लोगों को सरकारी स्कीम का फायदा मिल रहा था वो एसआईआर के माध्यम से पहचान करके उन लोगों को लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों। यानी एसआईआर को पहले कहा गया था कि केवल वोटिंग के लिए हो रहा है, लेकिन अब लाभार्थियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा कि किसको लाभ मिले ना मिले। ये एसआईआर के लिस्ट के आधारित कदम उठाया जा रहा है दोस्तों। मतदाता सूची को साफ करने के बाद एसआईआर का इस्तेमाल साफ तौर पर बता रहा है कि अब एसआईआर का इस्तेमाल जन कल्याण की योजनाओं में भी करके बीजेपी बता रही है कि आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने एसआईआर का इस्तेमाल कई और जो से जोड़ने की कोशिश के तहत शुरू कर दी है दोस्तों। अगर लाभार्थियों को एसआईआर से पहचाना जाएगा तो फिर तो आने वाले दिनों के अंदर ओवैसी जो बोल रहे थे वो भी अगर होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जिस तरीके का देश भर में विरोध हुआ था, बीजेपी वाले ये इनडायरेक्ट रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना लाभार्थी की पहचान एसआईआर के माध्यम से करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आदिवासियों के विस्थापन के मुद्दे को लेकर भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया दोस्तों और उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू और प्रदेश के अध्यक्ष भक्तचरण दास भी मौजूद रहे दोस्तों। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है दोस्तों और एक बड़ी तादाद में आदिवासी आबादी कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ी हो रही है। राज्य के अंदर बीजू जनता दल की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है और उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के विस्तार का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों की कांग्रेस के नेता भक्तचरण दास दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आम जनता से संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उड़ीसा आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर वापस लौटेगा और उड़ीसा में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं और ऐसे में आदिवासी आबादी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर आकर खड़ी हो जाए तो राज्य के अंदर पूरी स्थिति बदल जाएगी और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे बड़े नेता है जो आदिवासी समाज के लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में भक्तचरण दास और अजय कुमार लल्लू लगातार संघर्ष कर रहे हैं जिस कारण से उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अगर सत्ता से बाहर है तो सामने वाली पार्टी के लिए यानी सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अपडेट यह है कि ममता बनर्जी के वकील के रूप में हाई कोर्ट में पेश होने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखकर ममता बनर्जी को एनरोलमेंट नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी के स्टेटस को लेकर जानकारी मांगी है। बीसीआई ने पूछा, यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का बीसीआई है दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो देश के अलग अलग जितने भी हाई कोर्ट है उन सबके बार काउंसिल को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ ममता बनर्जी का जो आकर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वकील बनकर वकालत की है, क्योंकि वकालत करने के लिए किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वहां के बार में नाम रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी बार काउंसिल में नाम होना जरूरी है और इसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे में बीसीआई ने पूछा है कि ममता बनर्जी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये बताइए, और सीएम बनने के बाद क्या उन्हें कभी प्रैक्टिस सस्पेंशन का रिक्वेस्ट उन्होंने कभी किया था, दोबारा प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए कब उन्होंने लिखा। ये ढेर सारे सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर इन सवालों के माध्यम से बीसीआई ने ममता बनर्जी के कोर्ट में पेशी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सब लोग जानते हैं दोस्तों की ममता बनर्जी हाईकोर्ट की जज है, एलएलबी किया हुआ उन्होंने और बार काउंसिल में भी थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो पहले मेंबर थी लेकिन बाद में उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करना छोड़ देता है तो फिर उसको दोबारा से परमिशन लेना पड़ता है बार से वापस आकर कोर्ट में एडवोकेट बनने के लिए दोस्तों, यानी दलील देने के लिए। तो ऐसे में बीसीआई के द्वारा लिखी गई इन बातों पर अब जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट के बार काउंसिल को दोस्तों। देखते हैं क्या जवाब सामने आता है। लेकिन ये बात है कि ममता बनर्जी उन नेताओं में से नहीं है दोस्तों जो हारने के बाद कभी दिखाई नहीं देते। ममता बनर्जी ऐसी नेत्री है जो लोगों के बीच में जाएंगी और उनके खिलाफ जो नारेबाजी होगी और तमाम तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश जाएगी, फिर भी वो नहीं मानेंगी और लड़ाई लड़ती रहेंगी दोस्तों और लगातार संघर्ष करती रहेंगी। जब उन्होंने वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया तो बीजेपी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस वाम मोर्चा की सरकार 35-37 साल से चलते चलते पूरे तंत्र को जकड़ चुकी थी दोस्तों, उनको भी उखाड़कर फेंका ममता बनर्जी ने। तो ये बीजेपी की सरकार तो 5 साल टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोग। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत